ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब इस वक्त स्टूडियो में। कोहली साहब, कई सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा है एडवांस टैक्स का। चूंकि ITR का समय चल रहा है तो एडवांस टैक्स से भी कई बार लेना देना इसका होता है। एडवांस टैक्स में हर तिमाही के हिसाब से आपको परसेंटेज के हिसाब से एडवांस टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अक्सर देखने को मिला है, जैसा आप चर्चा में बता भी रहे थे, कि 10 में से 7-8 लोगों को या तो पेनल्टी लग जाती है या फिर ब्याज चुकाना पड़ता है, क्योंकि एडवांस टैक्स का वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि ये कैलकुलेशन होता क्या है? देखिए, 4 डेट्स हैं एडवांस टैक्स की, क्योंकि यहाँ रिटर्न फाइलिंग का महीना चल रहा है तो हम एडवांस टैक्स पे की गहराई में नहीं जाएंगे। बस 4 डेट्स 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, और इसकी परसेंटेज 15, 45, 75 और 100। मतलब 15 जून तक आप 15%, 15 सितंबर तक आप 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100% लायबिलिटी अपनी दे दी हो जाना चाहिए। ठीक है। अब 2 सेक्शन है लक्ष्मण, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं और जो बैलेंस टैक्स निकलता है, जो जमा कराना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको जमा करा देते हैं। और बाद में क्या होता है लक्ष्मण, जब 143(1)A का इंटीमेशन वगैरह आता है तो उसमें बकाया पेबल आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि हमने एडवांस टैक्स की जो डिले हुई होती है, मतलब या तो इस हिसाब से नहीं किया या आपने एडवांस टैक्स किया ही नहीं, तो वो क्या होता है, असेसमेंट तक उसमें और ज्यादा ब्याज लग जाता है। तो आज इसकी चर्चा करने का पर्पस ये है कि जब आप अपना रिटर्न फाइल करते टाइम सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करें, उस समय आप ये 15, 45, 75 और 100%, अगर ये बिगड़ा है हिसाब किताब सारा, तो उस पे जो ब्याज आ रहा है 234C बोलते हैं उसको, उस 234C का ब्याज निकाल के अगर आप खुद ही जमा करा देंगे तो बाद में वो ब्याज आपका बढ़ के नहीं आएगा। और अगर 234B में आपने मान लीजिए एडवांस टैक्स 90% तक दिया ही नहीं है 31 मार्च तक, तो 234B भी लग जाएगा। तो वो भी हमारी सलाह ये है कि आप स्वयं जमा करा दें, क्योंकि समय तो बीत चुका है, कुछ हो तो सकता नहीं, तो आप उसको अगर रिटर्न फाइलिंग के टाइम जमा कराएंगे तो बाद का आपका ब्याज बच जाएगा। अब लक्ष्मण, आपने हरियाली की बात करी, टैक्स बचाने की बात करी, तो टैक्स बचाने की बात तो करनी ही पड़ेगी। इसमें सीनियर सिटीजन के लिए क्या कुछ स्पेशल प्रोविजन? जी हाँ, सीनियर सिटीजन को अगर प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर बिजनेस प्रोफेशन नहीं है तो उनको एग्जाम्प्ट रखा गया है एडवांस टैक्स जमा कराने से। पर अगर उनका PGBP, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट गेन्स फॉर बिजनेस प्रोफेशन है, फिर वो नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह आएंगे। वरना उनको, और 10,000 से कम आम लोगों के लिए अगर आपका टोटल टैक्स पेबल है, तब भी आप एडवांस टैक्स की सरदर्दी से मुक्त है। चलिए, अच्छा है कि सीनियर सिटीजन के लिए ये सरदर्दी नहीं है, और जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए भी एडवांस टैक्स का झंझट नहीं है। लेकिन जिनकी अच्छी खासी आमदनी होती है, इसका ख्याल जरूर रखिएगा। और जैसा कि कोहली साहब ने बताया कि आप इन तरीकों का पालन करके आप अपना ब्याज या पेनल्टी से बचा सकते हैं। चलिए, इस बीच हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं दीपक कुमार जी फोन लाइन पे। दीपक जी, नमस्ते। Thank you. I'm Deepak and I'm watching your program regularly and it is very, very useful. I'm thankful to Tax Guru. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो वहाँ मुंबई में बारिश का मजा ले रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, now my query is like हिंदी में पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, मैं ज्यादा दर्शक पहुंच पाएंगे, तक आपकी बात पहुंच पाएगी। अच्छा, my society has gone for redevelopment in the last year and we received hardship compensation corpus fund in the last financial year. That time they have not deducted any TDS. Now I don't know why they have, when they have given our rent, they have deducted my TDS even for corpus fund, that is hardship compensation also. Now my question is, now when I have to pay, I'm in a 30% bracket, and if I have to pay, if they have deducted TDS, I will have to pay tax on that, so it will be 20%, isn't it? चलिए, दीपक जी ने अंग्रेजी में पूछा, पर हम उनका जवाब कुछ मिश्रित दे देते हैं जिससे बाकी दर्शकों तक भी पहुंचे। सबसे पहली बात कि इनका बिल्डर जो भी सोसाइटी के थे वो बड़ा ही ईमानदारी थे, अच्छा, कम से रेंट तो पे किया, बिल्कुल इनको रिलोकेट करने की। तो लक्ष्मण, 2 तरीके की दीपक जी कॉम्पनसेशन मिलती है। दीपक जी तो मिला है इनको पता ही है। एक तो आपको हार्डशिप मिलता है कि आपको दिक्कत हुई तो एक लम सम अमाउंट दे देते हैं, भाई आपको अपने घर से उठा के कहीं और उतने दिन रहना पड़ रहा है, वो तो माफ होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं है। हार्डशिप कॉम्पनसेशन पे कोई टैक्स नहीं। पर आपको अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए रेंट दिया जा रहा है, क्योंकि आप कहीं और रह रहे हैं, तो उसका ब्याज आपको कई दफे बिल्डर सोसाइटी देती है, उस पर ट्राइब्यूनल की बाकायदा रूलिंग है कि अगर आपको वो मिल रहा है उस वो टैक्सेबल होगा दीपक जी। तो उस पर अगर TDS उन्होंने काटा है तो वो ठीक काटा है। अगर आप नीचे के स्लैब में है तो आप उस TDS को, जो आपको इनकम को जोड़िए, आप उसको कैलकुलेट करिए। अगर आप नीचे के स्लैब में है तो आपका बाकायदा रिफंड आ जाएगा,
वो रिफंड आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप यही पूछना चाह रहे थे, मेनली आपकी बात ये थी, पर वो टैक्सेबल है यहाँ पे बिल्कुल। ये अलग है कि जो आपको कंपनसेशन या फिर हार्डशिप अमाउंट मिलता है उस पे नहीं लगेगा, बाकी आपको रेंट पे लगे, डिस्प्लेसमेंट। इसी वजह से कंफ्यूजन रहा हो, एक पे नहीं लिया, एक पे नहीं, एक पे ले रहे हैं। तो चलिए अगले कॉलर लेते हैं। विनोद कुमार जी देहरादून से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद जी नमस्कार, बताएं क्या उलझन है आपकी? लक्ष्मण जी और कोहली जी, आप दोनों को नमस्कार। पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को, सीएनबीसी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। और मैं सुझाव भी देना चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम का समय थोड़ा सा बढ़ा दें, अगर हो सकता है तो। बिल्कुल, हम लोग इस पर विचार करेंगे। हाँ सर, मेरी क्वेरी ये है कि मेरी मिसेज को यूएई में जॉब ऑफर हुई है, टीचर हैं वो। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि उनकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, मतलब भारत हमारे देश में और वहाँ पे यूएई में जी। तो और अगर वहाँ से पैसा यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो सबसे पहले विनोद जी आपको बधाई कि मैम को वहाँ पे जॉब ऑफर हुई है इसके लिए। और कभी देहरादून आएंगे, ये वैसे कोहली साहब जाते रहते हैं देहरादून, तो उनको मिठाई जरूर खिलाइएगा। सर मैं आपको और आपके सारे एक्सपर्ट को इनवाइट करता हूँ, आप देहरादून आए, आप घूमने के लिए आए यहाँ पे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो विनोद जी चलिए आपकी धर्मपत्नी जी के सवाल पर आते हैं। तो विनोद जी देखिए, ये कितने दिन उन्होंने भारत से बाहर बिताए हैं ये इस पर निर्भर करेगा। मान लीजिए वो सितंबर के बाद गई हैं, मान लीजिए अक्टूबर में गई हैं, तो फिर उन्होंने 6 महीने से कम भारत से बाहर बिताए हैं, यूएई में आपने कहा बिताए हैं, तो उसमें फिर इस साल में यूएई में जो उनको सैलरी मिली वो भारत की रिटर्न में दिखानी पड़ेगी। जब तक उनको एनआरआई का, आयकर के हिसाब से एनआरआई का स्टेटस नहीं मिलता, तब तक के लिए उनके विदेशी इनकम भारत में टैक्सेबल होगी। अगले साल क्योंकि वो पूरा साल बिताएंगी तो अगले साल उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। पर इस साल अगर वो 6 महीने के बाद गई हैं, 180 दिन के बाद, तो उनका वो टैक्सेबल हो जाएगा। और वो 15 लाख वाली जो 120 दिन चेंज किया था, वो हम उम्मीद करते हैं कि विनोद जी को पता होगा, उसमें 120 दिन की लिमिट पर, क्योंकि मैं तो 180 का बता रहा हूं। अगर वो मान लीजिए सितंबर के बाद गई हैं तो आप ध्यान रखिए कि उनको भारत में इस साल की रिटर्न डिक्लेयर करनी पड़ेगी। लेकिन जो आमदनी हुई है, जो सैलरी मिला है, उस अमाउंट पर यहाँ भी टैक्स देना होगा, वहां भी देना होगा? नहीं, यूएई में तो टैक्स है ही नहीं। यूएई तो टैक्स एग्जेम्प्ट कंट्री है, वहां पर अभी वैट लगता है, वो भी 5% लगता है, अभी इनकम टैक्स नहीं है। वैसे दूसरे देशों के लिए क्या प्रावधान? दूसरे देशों में फिर डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी भारत ने ज्यादातर देशों से साइन की हुई है, जिसको हम DTAA कहते हैं। उसके अंतर्गत आपको रिलीफ मिल जाता है, डबल टैक्स अमूमन नहीं देना पड़ता। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से, संजय भाटिया साहब फोन लाइन पर हैं। संजय जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। जी मेरा सवाल ये है कि मैं एक अमेरिकन कंपनी में इंजीनियर हूँ और हमारा जो शिप है वो इंडिया में ऑपरेट करता है, कोस्टल रन पे है, और शिप का जो फ्लैग है वो फॉरेन फ्लैग है, 1 ऑफ 2 कंट्री का है। तो हमको जो सैलरी मिलती है वो US डॉलर में मिलती है और उसमें TDS नहीं करता है। तो मेरा सवाल ये है कि यदि मैं इस शिप पर एक फाइनेंशियल ईयर में 183 डेज पूरा करता हूँ तो क्या मैं NRI स्टेटस के लिए एलिजिबल हूँ? देखिए संजय जी, अगर आपका शिप एक टर्म होता है आयकर में यूज किया है, उसको बोलते हैं ऑन एलिजिबल वॉयाज। मतलब आप अगर भारत से चल के आपकी शिप किसी देश को जा रही है और आप उस शिप पे हैं, डॉलर में तो आपको मिल ही रही है, फिर तो आप NRI हो जाएंगे। पर कई दफे ऐसा मैंने देखा है कि जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, उनकी शिप मुंबई के आसपास ही पार्क्ड रहती है पूरे साल, उसको हम ऑन एलिजिबल वॉयाज नहीं कहते हैं। मतलब वो शिप खड़ी है, वहां काम चल रहा है और भारतीय वाटर्स में ही है, तो आप ये देखिए कि आपकी जो शिप है वो ऑन एलिजिबल वॉयाज पे है। इसका मतलब यह है कि भारत से निकल के उसकी डेस्टिनेशन किसी दूसरे देश में है, वहां से निकल के वहां पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। अगर तो पहुंच जाएगी तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं पहुंचेगी तो फिर आपकी ये इनकम भारतीय इनकम मानी जाएगी। आपको डॉलर्स पे यहां पर टैक्स कैलकुलेट करा के वॉलंटरली डिपॉजिट कराना पड़ेगा। इसमें कोहली साहब, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि जो NRI वाली बात है या देश से बाहर रहने वाली बात है, उस पर शिप वालों के लिए कुछ चेंजेस किए, कुछ बदलाव किए गए थे इनकम टैक्स में। वो शिप वालों के लिए यही बदलाव है, क्योंकि होता क्या था लक्ष्मण, बहुत सारे दुनिया का पानी ऐसा है जो ना इस देश में है ना उस देश में। अब अटलांटिक पैसिफिक में कुछ एक ऐसा पानी है जो किसी देश के अंतर्गत, हालांकि टेरिटोरियल वाटर्स भी होते हैं, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। आप दिन में वहां थे, शाम को वहां पहुंच गए इसमें, तो इसलिए ऑन एलिजिबल वॉयाज का कॉन्सेप्ट रखा गया है। अगर आप इस पे हैं, मतलब भारत से चल के किसी देश में पहुंच रहे हैं, तो फिर आपको मिलेगा, वरना आपको टैक्स जमा करना है।